अध्याय 8। तो कल हमने पढ़ा था वीडियो क्लास में अध्याय 7, वो कंप्लीट हो गया। आज देखते हैं अध्याय 8। पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। तो पादपों में खनिज पोषण कैसे होता है? तो खनिज पोषण का अर्थ क्या है? हम पहले पोषण समझते हैं। पोषण सभी जीव वृद्धि एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाते हैं। चाहे कोई भी सजीव हो, पादप हो, जीव हो, जंतु हो, सभी क्या करते हैं? अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए और अपनी वृद्धि करने के लिए बाहर से जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो समझ में आया पोषण की परिभाषा क्या है? तो पोषण की परिभाषा हम लिखेंगे सभी जीव पोषण सभी जीव वृद्धि एवं जीवन चक्र वृद्धि एवं जीवन चक्र को वृद्धि एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया पोषण क्या है? अब हम देखते हैं कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। परपोषी, जिसको हम परपोषित बोलते हैं, परपोषी व स्वयंपोषी। परपोषी वे सजीव पदार्थ जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ दोनों ही बाहर से ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। समझ में आया परपोषी क्या है? यानी वे सजीव जो अपने भोज्य पदार्थों के लिए क्या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे जीव जंतु है, मनुष्य है, ये क्या है? परपोषी है। तो परपोषी की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? तो पहले तो हम देखेंगे पोषण के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। पहला है परपोषित
परपोषित क्या होते हैं? वे सजीव पदार्थ जो बाहर से कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? परपोषी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? वे सजीव जो बाहर से कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं। समझ में आया परपोषी क्या है? तो वे सजीव पदार्थ जो दूसरों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा है स्वपोषी। दूसरा क्या है? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों के लिए क्या वो बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तो समझ में आया क्या होता है? वे सजीव पदार्थ जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं कर लेते हैं, परंतु अकार्बनिक पदार्थों के लिए क्या है? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वे सजीव पदार्थ जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, बाहरी स्रोतों से केवल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो वे सजीव, परिभाषा क्या है? वे सजीव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं, केवल अकार्बनिक पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं। बाहर से ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे क्लोरोफिल युक्त पादप, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु,
समझ में आया? ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो अब हम देखते क्या हैं कि हरे पादप जो हैं अपनी कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यानी हरे पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो अकार्बनिक पदार्थ हैं इनको पादप मृदा से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, मृदा से ग्रहण करते हैं। और मृदा में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है मृदा में उपस्थित खनिजों से करते हैं। समझ में आया? तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पादप कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा एवं अकार्बनिक पदार्थ मृदा में उपस्थित खनिजों से करते हैं। किससे करते हैं, खनिजों से करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। पादप जो है उसे कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, इन सब की क्लोरोफिल है, इन सब की उपस्थिति में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किन किन पदार्थों की उपस्थिति में, CO2, जल, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, जल जो है वो मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक आ जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जैसे पत्ती है, तना है, इन सब में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। CO2 जो है वो भी प्रकाश संश्लेषण में क्या है, काम में आती है। इनसे फिर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, जैसे ग्लूकोज है, कुछ मात्रा में जल है। तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और उससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो मृदा में उपस्थित जितने भी खनिज पदार्थ हैं उन खनिज पदार्थों को ग्रहण करके क्या करते हैं, वो इनका अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रमाण दिया किसने था कि पादप जो है वो मृदा से क्या करते हैं, खनिज पदार्थों को ग्रहण करते हैं, मृदा से अवशोषित करते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले जो 1804 में डी सोसर ने ये बताया था कि पादप जो है वो खनिज पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो 1804 में डी सोसर ने क्या बताया कि पादप जो हैं वो खनिज पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद में 1860 जो है उसमें वोन सेक्स ने भी यही बताया था कि पादप जो है वो खनिज पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, खनिज पदार्थों पर निर्भरता, इसका प्रमाण किसने दिया था? प्रमाण खनिज पदार्थों पर निर्भरता का प्रमाण, खनिज पदार्थों पर निर्भरता का प्रमाण किसने दिया था? 1804 में डी सोसर ने, उसके बाद में 1860 में
वॉन सेक्स ने ये बताया कि पादप जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, खनिज पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि पादपों जो है उनकी खनिज पदार्थों पर निर्भरता की कुछ विधियां हैं। ये तो हम समझ गए कि खनिज पदार्थ क्या है, वो पादपों के लिए किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं या अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, तो खनिज पदार्थों क्या है कि पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की कुछ विधियां हैं। पादपों को खनिज पदार्थों की आवश्यकता है, इसके लिए कुछ विधियां दी गई हैं। तो कुछ प्रमुख विधियां हैं। पहली है पादभस्म विश्लेषण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पौधों की खनिज पदार्थों पर निर्भरता की विधियां। पादपों की खनिज पदार्थों पर निर्भरता की विधियां। पौधों की खनिज पदार्थों पर निर्भरता की विधियां। पहली है पादभस्म विश्लेषण। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ताजे पादप को लेते हैं। ताज़ा पादप जानते हो, उसे उखाड़ते हैं, उसे लेते हैं और उसको क्या करते हैं, 1 या 2 दिन पहले का ही पादप होना चाहिए। इस विधि में ताज़े पौधे को लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, ओवन जो है उसमें 1 या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं, ओवन में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं ताज़े पौधे को। फिर उससे क्या होता है, पौधे में उपस्थित समस्त जल जो है वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो समझ में आया क्या है कि एक पादभस्म विश्लेषण। तो पहली विधि क्या है, पादभस्म विश्लेषण। पादभस्म विश्लेषण विधि। तो पादभस्म विश्लेषण विधि क्या है, इस विधि में ताज़े पौधे को लेते हैं, उस पौधे को ओवन में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने से क्या होता है कि उस पादप में जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है, उसके बचे भाग को क्या करते हैं, पादप का शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। उस बचे भाग से क्या करते हैं, पादप का शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। अब इस शुष्क भार के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, कोशिका भित्ति है, बहुसेकेराइड है, लिग्निन है, जीवद्रव्य घटक हैं व कार्बनिक अम्ल हैं। ये सारे क्या हैं, उस शुष्क भार के घटक होते हैं। तो समझ में आया शुष्क भार है क्या, यानी एक ताज़ा पादप लिया, उस पादप को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ओवन में गर्म किया, जिससे उस पादप में उपस्थित जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत होने के बाद में जो शेष भाग बचता है उसे शुष्क भार कहते हैं। उस शुष्क भार में उपस्थित घटक क्या क्या हैं, उस शुष्क भार में उपस्थित घटक जो हैं वो कोशिका भित्ति है, लिग्निन है, बहुसेकेराइड है, उसके अतिरिक्त क्या है, जीवद्रव्य घटक हैं व कार्बनिक अम्ल हैं। ये शुष्क भार के घटक हैं। अब क्या करते हैं कि जो पौधे का शुष्क भाग है उसमें से कार्बनिक पदार्थों को ज्ञात करने के लिए शुष्क नमूनों को भट्टी में लगभग
6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाया जाता है। जो शुष्क भार बचा है उसको एक भट्टी में क्या करते हैं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाते हैं, जिससे उसमें उपस्थित वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ क्या है, विच्छेदित हो जाते हैं। CO2 है, अमोनिया है, O2 है आदि गैसों के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया पाद भस्म विश्लेषण क्या है। एक बार फिर बता देते हैं। पाद भस्म विश्लेषण, एक ताज़ा पादप लेते हैं, उस ताज़े पादप को 70 से 80 डिग्री, कितना, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, जलाते हैं। तापमान पर जलाते हैं। समझ में आया, जलाते हैं, जिससे क्या होता है, पादप का जल वाष्पीकृत हो जाता है, जल वाष्पीकृत हो जाता है। और शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं। शेष भाग को शुष्क भार कहते हैं। तो शुष्क भार ज्ञात कर लिया हमने, शुष्क भार कहते हैं। ठीक है, अब शुष्क भार के घटक क्या है, शुष्क भार में क्या क्या उपस्थित है। शुष्क भार के घटक क्या क्या है, घटक कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति बच जाती है उस शुष्क भार में, कोशिका भित्ति, लिग्निन, बहुसेकेराइड, जीवद्रव्य घटक, कार्बनिक अम्ल आदि। समझ में आया। अब ये तो बच गया शुष्क भार। अब इस शुष्क भार को क्या करते हैं, ये शुष्क भार जो है इससे जलाते हैं भट्टी में। शुष्क भार को 6000 भट्टी में क्या करते हैं, भट्टी में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाते हैं। तापमान पर जलाते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे उसमें उपस्थित वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ क्या है, विच्छेदित हो जाते हैं, जिससे उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ विच्छेदित हो जाते हैं। समझ में आया। तो उसमें उपस्थित क्या हो जाते हैं, विच्छेदित हो जाते हैं। ये जो विच्छेदित हुए हैं पदार्थ ये वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। तथा CO2 है, अमोनिया है, ये सारे क्या है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।